सवाल के साथ फ़ात शहबाज ख़ान इस वक्त पाकिस्तान के बहुत पॉपुलर शख्सियत हैं, एक सरबराह हैं पार्टी के भी, मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह, और बड़ा पॉपुलर नाम है, बड़े डीप रूटेड हैं और तारीख़ की बहुत सारी चीज़ों के आई विटनेस भी हैं। इनसे हम बात करते हैं। एजाज़ुल हक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। एजाज़ुल हक साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका कीमती टाइम का, शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। आप पॉलिटिकल आप कह रहे हैं जमातों में भी आप जमहूरी कदरें आप कह रहे हैं कि किसी भी तरह मरूसियत है ना, ये अब मीटिंग शुरू करते हैं अपनी, चाहे कोई भी पार्टी हो। यहाँ से बैठेंगे डेस्क पे, कोई 10 बंदे बैठे ना, अब तो पहले 6 जो हैं वो अपने घर वाले होंगे। पहले होते जनाब फ़लाने, जनाब फ़लाना, जनाबा फ़लानी, जनाब फ़लाना, जनाब, फिर आता है अच्छा जी वो आगे एजाज़ुल हक साहब भी बैठे, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ से लेके घर से जब तक वहाँ पहुँचते हैं तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ही ख़त्म हो जाता है, फिर हम अगले बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं। ऐसे ही है कि नहीं है? एक एक फैमिली के बताएं ना कितने लोग हैं, बाप है, बेटा है, वालदा थी, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, फुप्पी है, फुप्पा है, सारे हैं कि नहीं है? इधर कौन है? चचा है, चचा के सारे बच्चे हैं, अपने सारे बच्चे हैं, बच्ची है, उसके बच्चे आगे आ रहे हैं। वो कोई किसी और को भी लड़ने दो, किसी और के हाथ में भी दो, कोई सही इलेक्शंस भी करवा लो पार्टी के अंदर। इस लिहाज से तो पीटीआई अच्छी थी मेरे ख्याल में। तो ये फिर अब आप आने वाले दिन पेंट करें, इमरान खान पे भी आज फर्द जुर्म आयद हुआ तोशा खाना के उसमें, मुझे इस बारे में नहीं अच्छा आपने GHQ के लिए भी पिंडी ने उनकी गिरफ्तारी डाल दी GHQ हमले के तनाजुर में, 9 मई के तनाजुर में यानी। तो फिर आप ही वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे और आप आगे लीड करेंगे कौम को यहाँ? देखिए, मैं तो कभी, मेरी ख्वाहिश ही नहीं है, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। आज मेरा तो इलेक्शन लड़ने की भी ख्वाहिश नहीं, हकीकत बता रहा हूँ। देखिए 11 साल तक मैंने बड़े करीब से एक स्टेट को चलते हुए देखा, मुदाखलत कोई नहीं की, इतनी हिम्मत ही नहीं थी, ना इजाज़त थी, लेकिन सारी दुनिया के दौरे किए, सारे दुनिया के हेड ऑफ़ द स्टेट्स को मिला हूँ अपने वालिद के साथ, मीटिंग्स भी उनके साथ जब मैं पाकिस्तान में होता था सारी अटेंड करता था। 11 साल तक वो चीज़ सब देखा। उसके बाद 6 इलेक्शन जीत लिए, 2 दफ़ा वज़ीर बन गया। अब मैंने क्या लेना है इस उम्र में जाके? मुझे पाकिस्तान की फ़िक्र है यार कि इस मुल्क को बचाओ। आज हम इकॉनमी हमारी वेंटिलेटर पे है, मईशत हमारी इस वक्त वेंटिलेटर पे है, दफ़ा हमारा इस वक्त ऑक्सीजन पे लगा हुआ है, क्योंकि हमारे दोनों बॉर्डर सिक्योर नहीं है। कश्मीर को हम भूल चुके हैं, फ़लस्तीन की हम बात नहीं कर सकते, फ़ॉरेन पॉलिसी हमारी ना 3 में ना 13 में है, इकॉनमी हमारी हमसे संभाली नहीं जा रही। तो कौन आएगा इस मुल्क को ठीक करने के लिए? अब प्लान क्या ये है? लोग, आपके ख्याल है इनके पास कोई प्लान है? ठीक, अब क्या है प्लान, क्या है आपकी जमात प्लान का? कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ अच्छे लोग, अच्छी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हों, चार्टर ऑफ पाकिस्तान करें। ये इलेक्शन होगा, ये इलेक्शन वैसी है, मतलब ये एक इतनी पोलराइजेशन में इलेक्शन नहीं हो सकता। ये हो जाए ज़रूर इलेक्शन, मैं नहीं कह रहा कि मैं इलेक्शन रोकना चाहता हूँ। ये 8 फरवरी को पत्थर पे लकीर लग जाए एक दफ़ा, लेकिन फिर अगर हमने कोई चार्टर ना किया, कोई पोलराइजेशन कम ना की, फिर बहुत जल्दी एक और इलेक्शन। आपको ऐसा भी लगता है कि ये कोई पत्थर पे लकीर कोई अनहोनी भी एक्सपेक्ट की जा सकती है, या आप देख रहे हैं पत्थर पे लकीर है? नहीं, मैं तो मना किया था कि मत बोलो। बेगम बात भी नहीं करती मेरे साथ इस टॉपिक में, वो कहते अपनी बेगम से बात करो। पत्थर पे लकीरें लगा रहे हैं। पत्थर पे लकीर उस वक्त लगी थी जब 90 दिन थे, असेंबलियाँ टूटी थी। कहाँ थी पत्थर पे लकीर 7 नवंबर को जब 90 दिन पूरे हो रहे थे इस पार्लियामेंट के जो साल गुजार चुकी है? नहीं, काजी फायज़ ईसा का अगर फैसला ना माना गया तो ये बात बहुत दूर तक कौन सा फैसला भाई बताया ना? इलेक्शन का 8 फरवरी का है? अब मैं उन फैसलों की डिटेल में जाऊंगा जो अभी हुए हैं माजी में, तो मैं फिर बहुत। बंदयाल साहब ठीक है, वो चीफ जस्टिस थे, नहीं माने गए उनके। काजी साहब बंदयाल साहब को छोड़ेंगे, 62-63 पे क्या हुआ? नहीं, वो तो था याद, वो तो एक डिक्टेटर ने कॉल, चीफ जस्टिस रोज़ कहते रहे, जनरल ज़िया का नाम लेते रहे। जनरल ज़िया ने डाली थी ना, तो नाम लेते रहे। 8वीं तरमीम में किसने तहफ़्फ़ुज़ दिया? 1985 के अंदर पार्लियामेंट ने दिया ना। चलो उस पार्लियामेंट को हम नहीं मानते, क्योंकि वो एक डिक्टेटर के नीचे आई थी, ठीक है ना। वो पार्लियामेंट जो थी वो 85 में जो आई नॉन पार्टी थी। बाद में मुस्लिम लीग बनी, जुनेद साहब आए, जिन्होंने कहा कि मार्शल लॉ। काजी साहब ने फरमाया कि एक काजी साहब को छोड़े ना, मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं तो आपको जो बात कर रहा हूँ, 88 में पीपल्स पार्टी आ गई, 90 में मुस्लिम लीग नून आ गई, 93 में पीपल्स पार्टी आ गई, 97 में फिर मुस्लिम लीग नून आ गई, 2002 में कौन आ गया? जनरल परवेज़ मुशर्रफ, 13 में नवाज शरीफ आ गए, 18 में इमरान खान आ गए, 18वीं तरमीम आ गई। 62-63 क्यों नहीं ख़त्म की? क्या ये डिक्टेटर का कसूर है या ये आने वाले सारे जमहूरियत पसंद लोगों का कसूर है? नवाज शरीफ तो आपके भाई, मैं कहता हूँ भाई और बहन हो या भाई हो,
मोहतरमा हो या नवाज शरीफ हो, मेरे लिए दोनों समझ लो बहन भाई तो है। आप बता रहे थे कि वो पॉलिटिकल लोग नहीं हैं, क्योंकि नहीं है, पॉलिटिकल नर्सरी वही है शायद। वो आ रहे इसी प्रोसेस के ज़रिए जमहूरियत का नाम लेके, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करके लोगों को बेवकूफ़ बनाकर और अपना सारे माल छुपा के, अपनी दौलत लूटी हुई छुपा के अपने जनाब सारे। और ये मैं काजी फायद ईसा से एक सवाल पूछ लेता हूँ आपके प्रोग्राम में, पूछ सकता हूँ? मैं कहता हूँ जो आप इतनी तगोदो कर रहे हैं, गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, तो मैं ऑनरेबली आपसे एक सवाल ये करता हूँ कि जब आपकी सुप्रीम कोर्ट ने उसको एनआरओ करके एनआरओ को नल एंड वाइड कर दिया, तो उस एनआरओ के तहत सरे महल $60 मिलियन 60 मिलियन डॉलर स्विट्ज़रलैंड में ज्वेलरी बक्से के बक्से भरकर यूके में हमारा एम्बेसडर ले गया, स्विट्ज़रलैंड से निकाल कर यूके एम्बेसी में रख दिए। क्या जब आपने उसको कलअदम करार दे दिया, क्या आपका ये फ़र्ज़ नहीं है आज के वो पैसा भी वापस लाएं और वो बाकी चीज़ें भी वापस लाएं? मजाक है। तो ये वहाँ से वर्डिक्ट भी आना है उसके रेफरेंस पे भी भुट्टो साहब के, तो पूरा सुप्रीम कोर्ट एक फैसला दे देगा तो क्या होगा? अपने जजों के ख़िलाफ़ दे रहे। देखें, हाई कोर्ट में यूनानिमस डिसीजन 5 के 5 जजों ने, सुप्रीम कोर्ट में 4-3, रिव्यू में 7-0। एफआईआर हुई जनरल ज़िया-उल-हक के टेक ओवर से 4 साल पहले, जब वो ब्रिगेडियर थे मेरे ख्याल में, या मेजर जनरल होंगे। और अहमद रज़ा कसूरी ज़िंदा है, नज़ीर शहीद की फैमिली ने नहीं टेक ओवर किया, परसू नहीं किया, उन्होंने नहीं किया, इसने तो परसू किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के प्राइम मिनिस्टर होते हुए इन्होंने एफआईआर कटवाई। उसने कहा मुझे कौन पूछ सकता है, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। 2 दिन ये बैठे रहे थाने में लिबर्टी के करवाने के लिए एफआईआर। तो जनरल ज़िया-उल-हक ने तो ना इसने कोई पोजीशन ली उनसे, ना कोई ओहदा लिया। हाँ, उनकी शहादत के बाद हमारे साथ उनका बहुत रब्ता। हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट बन गया। क्या हाई कोर्ट? हाँ, तो ट्रायल कोर्ट बन सकता है। हाई कोर्ट आजकल तो सुप्रीम कोर्ट बन जाता है ट्रायल कोर्ट। आप क्या बात कर रहे हैं? और वो ऐसे केसेस जाके बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके प्रोग्राम में चीफ साहब जज साहब ने कहा कि हम पे प्रेशर था, हम क्या करते। आपको सुना देता हूँ, टीवी पे भी सुना दें, वो आप कल भी चला है टीवी पे, कल सुप्रीम कोर्ट में भी चला है वो। और उन्होंने कहा ये जो है वो सही है, ये जो वीडियो है। मैं 1 मिनट में आपको सुना देता हूँ। जी प्लीज़। और इसको आप अपने इस प्रोग्राम में अगर चला दें, जी चलाते तो मैं आपको सलूट पेश करूँगा। और जियो से अगर इजाज़त ले लें तो बहुत अच्छी बात। हाँ, वो तो इजाज़त है, वो तो कर्टेसी टू जियो। नहीं, उन्होंने कल उसको कहा कि जब आवाज़ सुनाई है, थोड़ा सा स्टार्ट दिखाया और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये लो जी, तुसी सुन लो, तुसी फिर कल जनाब उस पर भी चला है, पे भी चला है, उस पर भी चला है, उस पर भी चला है, उस पर भी चला है। अगर इसमें से आप एक लफ्ज़ भी निकाल दें, मैं समझ गया। इस इंटरव्यू पे सारा बेस किया इन्होंने, ठीक है। ये केस जो है ना कि नसीम हसन शाह पे प्रेशर था, सही बात है। जस्टिस सलीम पे प्रेशर नहीं था। वो बाद में उसने फैसला दिया भुट्टो साहब के हक़ में, लॉन्गेस्ट सर्विस चीफ जस्टिस बना हुआ। अनवार शेख जो उस वक्त चीफ जस्टिस था, पीसीओ के तहत उसने हलफ नहीं लिया। अदली आज़ाद थी ज़िया साहब के दौर में। हाँ बिल्कुल आज़ाद थी जनाब। ये देखें, सुने आप इसको, आपको पता लग जाएगा। अदलिया पे प्रेशर नहीं था। वो कभी उन्होंने बात भी नहीं की, किसी जज से को अपनी शक्ल भी नहीं दिखाई। वो शायद ज़रूरत ही ना पड़ती हो जैसे बात करने की। पता नहीं ज़रूर पड़ती थी कि नहीं पड़ती थी, मुझे नहीं पता, लेकिन सुन लें आप इसको। जी प्लीज़, ये मुझे फॉरवर्ड करें, मैं आराम से इसे बैठ के। तो नहीं, ये सुनना बड़ा ज़रूरी है आपके लिए। अपना इतना टाइम ज़ाया कर दिया आपके साथ आज को बात करके। नहीं, मोहब्बत आपकी। नैल असरअंदाज हुए थे। नहीं, मेरा ख्याल जो मुलाजमतें हैं सर, ये जो भुट्टो का, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का हिस्टोरिकल केस है, इसमें जर्नैल असरअंदाज हुए थे। नहीं, मेरा ख्याल असरअंदाज हमें तो किसी ने नहीं कहा कि इस तरह फैसला करो, इस तरह ना करो। हो सकता है कि चीफ जस्टिस से वो बात करते हों और वो तो थोड़ा बहुत इनडायरेक्टली हमसे कहते हो कि इस तरह कर लिया जाए तो बेहतर है। लेकिन मैं 26 साल सुपीरियर कोर्ट का जज रहा हूँ, मुझे एक दफ़ा भी ये याद नहीं कि कभी किसी ने हमें कहा फैसला इस तरह करो, इस तरह ना करो। ये जज जो है वो खुद ही डर जाते हैं कि हमने पता नहीं ज़मीनें दी हुई है, हमारा बेटा मुलाजिम है, हमारा यानी अब कंफर्मेशन होनी है, का मसला आ रहा है, ये है।
तो हमें फौजियों को नाराज नहीं सर, करना पटाख तो चाहिए। आपने भी लिया। गौस अली शाह जब वजीर आला थे सिंध के, आपने उनको एक दरखास्त की। कैसा है? तो इससे ये ये कंक्लूजन हो सकता है कि चीफ जस्टिस से कोई बात की हो, उन्होंने हमें कह दिया हो, ये इस पे बेस किया है। अभी आमरीत नहीं थी तो जनरल फैज़, जनरल बाजवा, साकिब निसार, ये ट्राइका और नवाज शरीफ को बाहर निकालने की साजिश और ये सारी जिक्र होता है। हाँ, तो वो तो जनरल साहब को इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ऑल इन ऑल थे शायद इस वजह से। नहीं ऑल इन ऑल की बात ही नहीं, उन्होंने सबको साथ लेकर चले थे। कौम खुश थी 11 साल तक, कोई मौलवी चू नहीं की किसी ने, कोई पॉलिटिकल पार्टी, थोड़ी एक MRD की छोटी सी तहरीक चली, वो भी ख़त्म हो गई थी बात। नहीं तो कोई बताया ना कोई उनके खिलाफ 86 में बेनज़ीर आई, कितना बड़ा था, कहते हैं लाहौर की तहरीक में इतना बड़ा जुलूस नहीं निकला, क्या हो गया भाई? जुनैद साहब ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर दी सबको बुला के, क्या हो गया? कमिटमेंट थी ना, ऑनेस्टी थी, किसी ने उंगली नहीं उठाई, चोर नहीं था। अल्लाह का शुक्र है आज भी लोग इसीलिए मोहब्बत करते हैं। तो ये फिर इसका मतलब है कि ये इसी तरह ही सिलसिला चलता रहेगा। नहीं, इस तरह क्यों चलेगा? इस तरह जब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारी कमज़ोर जमहूरियत होगी और अदारे जो हैं उनको मजबूत नहीं किया जाएगा। हमारे यहाँ क्योंकि मार्शल लॉ बहुत रहा है ना इस मुल्क के अंदर, तो मार्शल लॉ में ये होता है कि जैसे आपने कहा कि जनरल साहब थे, वो उनकी शख्सियत एक शख्सियत थी जो फैसले करती थी, तो मतलब फ़ौज में ये होता है, मार्शल लॉ में होता है ये, और ये इसमें कोई शक नहीं, मार्शल लॉ तो था इस मुल्क के अंदर। तो जब हमारे जमहूरी आते हैं ना, जब ऑटोक्रेट बनने की कोशिश करते हैं, आते जमहूरियत के ज़रिए, जैसी भी जमहूरियत है, ऑटोक्रेट बन जाते हैं, तो इंस्टीट्यूशंस को डेवलप नहीं किया उन्होंने इंडिविजुअल्स के गिर्द इंस्टीट्यूशन घूमते हैं अब इस बजाय इंडिविजुअल्स को इंस्टीट्यूशन के या, गिर्द। या जजेस की क्या ज़रूरत है एक एडमिनिस्ट्रेटर, मार्शल एडमिनिस्ट्रेशन उसके सामने खड़े हो? पॉसिबल नहीं रहता मेरा ख्याल है, अगर मरूजी हालात देखें, हट के इससे कि क्या हुआ माजी में। अदरवाइज ये मैं तो नहीं समझता कि अदलिया से अपना था ना, चौधरी इफ्तिखार खड़ा नहीं हुआ, पूरा पाकिस्तान खड़ा हो गया था उसके साथ। अब इस पर भी कुछ ढूंढ लें आप कि शायद वो कोई और वजह थी। नहीं, बुलाया था, धमकाया था, अब तो कबीना में धमकाया कुछ नहीं था, धमकाया नहीं था, नहीं वो लोगों ने उनको गलत बताया। मैं हकीकत बता रहा हूँ, क्या हुआ? धमकाया नहीं था, कोई रिक्वेस्ट की होगी उन्होंने, किसी ने कोई शिकायत की थी उनकी, तो उनकी उसको बुलाया, थोड़ा सा कहा, उसने जाकर किसी को बता दिया और उन्होंने फिर उसको कहा चल भाई खड़ा हो जा, हम तुम्हारे साथ हैं। जनरल साहब ने कहा कि तू खड़ा हो जा, कदम बढ़ाओ चौधरी इफ्तिखार, हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, वो मीटिंग की तो बड़ा रिपोर्ट हुआ, एजाज सैयद ने बड़ी उस पर रिपोर्टिंग की, ज़बरदस्त, किताब में भी उन्होंने इसका हवाला दिया कि वो तो बाकायदा गर्मा सर्दी हुई। अब वो है नहीं इधर, लेकिन ऐसे लोग हैं अभी भी जो आके बता सकते हैं कि मीटिंग के अंदर क्या हुआ, उनको ढूंढें, आप तलाश करें। नथिंग हैपेंड, आप कह रहे हैं कि कुछ ऐसा मीटिंग में कोई प्रेशर वगैरह नहीं था? किस चीज़ पे प्रेशर? शादी गपशप ही बस। किस चीज़ पे प्रेशर डाला, क्या वजह क्या थी? चीफ जस्टिस को नहीं कुछ उन्होंने नहीं, क्या क्यों किस वजह से सुनाना था उन्होंने? कोई ऐसा इशू आ गया था, कोई उनकी मतलब स्टील मिल का कोई फैसला आ गया बीच में, तो 3-4 फैसले आ गए। फैसले आते रहते हैं, वे जाते भी रहते हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं। स्टील मिल के फैसले पे तो उन्होंने स्टैंड लिया, मैंने भी उसको अप्रिशिएट किया था, हमारे पाकिस्तान का असासा था, पूरी कौम ने अप्रिशिएट किया था उसे। तो ये फिर अदलिया बहाली तहरीक बन गई इतनी बड़ी, अगर कुछ हुआ ही नहीं था तो फिर कुछ बन जाती हैं, कुछ बना दी जाती हैं, कुछ सोशल मीडिया पॉलिटिकल पार्टी चलाती हैं, कुछ सोशल मीडिया आजकल 5th जनरेशन वॉरफेयर में आपके दुश्मन चलाते हैं, और आपके दुश्मनों की ये कोशिश होती है कि अवाम के और अदारों के दरमियान में एक गैप जो है ना वो बड़ा होता जाए बजाय उसको कम करने के। तो इल्ज़ाम आता है कि एक ट्रेंड वो ले लेते हैं कि ये ट्रेंड आया है इनकी तरफ से, अब इसी को आगे लेकर चले। इसका मतलब मुशर्रफ का DGI जो है उनका साथ नहीं था? नहीं, मैं तो ये नहीं कहता, मैं कभी कह ही नहीं सकता, ये कभी हो ही नहीं सकता कि DGI जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से फिर इफ्तिखार चौधरी के पीछे कौन खड़ा हो गया? कौन सी कुव्वतें थी जो खड़ी हो गई? कोई खड़ा हो गया, क्या पता किसने, ये तो नहीं वही मेरा ख्याल ये एतजाज़ हसन साहब का करिश्मा था, उन्होंने सारा लीड किया। और जिसने भी लीड किया मुझे नहीं पता, इफ्तिखार चौधरी साहब जिंदा हैं, एतजाज़ हसन साहब जिंदा हैं, उनसे पूछ लें जाके किसी दिन। ये भी पूछना इफ्तिखार चौधरी साहब से कि आपको क्या धमकी दी थी? काफ़ी ज़्यादा को धमकाया गया था। पूछे तो सही ना, मैं कहता हूँ बड़ी एक अच्छी एहतराम वाली मीटिंग थी। उसके बाद गलती ये हुई थी कि चीफ साहब 1-2 दिन के लिए पता नहीं कराची चले गए, मुल्क से बाहर चले गए, पीछे से ये सारी फिजा ऐसी पैदा हो गई। फिर लाजमी बात है, फिर डिफरेंसेस हो जाए। इफ्तिखार चौधरी किसको मिले जिसको बता बैठे? वो क्या अभी ये सारा कहानी कि मेरे साथ ये हुआ है, आप कह रहे हैं ना कि नहीं, आपस में उन्होंने कुछ वकला को बुलाया होगा या कुछ हुआ कि मुझे बुलाया था, मुझे ये कहा, मुझे जमहूरी लोग थे सारे?
ये पता नहीं जमहूरी गैर जमहूरी, मुझे नहीं पता कि कौन लोग थे, मुझे इसका इल्म ही नहीं है। अच्छा नहीं आप, आई हैव नो आइडिया। लेकिन आपको ये कंफर्म आप बार बार कर ये रहे हैं? मुझे पता है, मैंने खुद पूछा था जनरल परवेज़ मुशर्रफ से, मैं कहा क्या बात हो गई थी, आपने क्या कह दिया था? कहता है मैं तो कुछ भी नहीं कहा था, बड़े अच्छे माहौल में खुद रिक्वेस्ट करके आया था मुझे मिलने के लिए, मैं तो बुलाया भी नहीं था उसको। हो सकता है एक डिक्टेटर का दबका भी वो नॉर्मली समझता नहीं, होगा, वो दबका दिया ही अपना नहीं, हक समझ के दबका मारता दबका हो। दिया ही नहीं कभी। हो सकता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चीफ जस्टिस को दबका दे, नहीं पॉसिबल, नहीं पॉसिबल। मतलब उस सिनेरियो में कम से कम नहीं पॉसिबल हुआ। वो कह नहीं रहे नसीम हसन शाह साहब कि जजेस की अपनी कमज़ोरियाँ होती हैं, मसले होते हैं, बच्चे होते हैं, नौकरियाँ होती हैं, कन्फर्मेशन होती है, तो वो उनको नाराज़ नहीं करना चाहते। हो सकता है उस कॉन्टेक्स्ट में कुछ हो। आपको वैसे ज़ाती तौर पे क्या इसको तारीख़ को जब आप देखते हैं, बीइंग अ सन चलें और बात है, बीइंग एक पॉलिटिकल एक क़यादत और लीडर, एक बड़ा नाम है, तो आप क्या देखते हैं कि ये तारीख़ को इतनी तल्ख़ ही होना चाहिए था, या तारीख तो तल्ख थी नहीं उस वक्त, कहाँ तल्ख थी उसमें। नुसरत भुट्टो उनसे मिलकर पूछ कर गई थी, पीपल्स पार्टी वाले हर रोज़ आके मिलते थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की मुलाकात 2-2.5 घंटे उनसे हुई थी, लेकिन मामलात तो सारे पीपल्स पार्टी वाले उनके साथ आके, घर आके मिलता था, बाहर चला गया, फिर बाहर जाके शोर करना शुरू कर दिया। घर आके मिलते हैं, माफ़िया मांग के गया था बाहर। ये कौन माफिया मांग? खर मुस्तफ़ा खर साहब। अच्छा, मैं तो वहीं होता था ना, मुझे तो पता है कौन क्या कह रहा था कौन। मुझे ये भी पता है जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उनकी 2.5 घंटे की मीटिंग में क्या बात हुई थी, रिकॉर्ड ही मेरे पास मौजूद है। गुफ्तगू का, जी कन्वर्सेशन की सूरत में? जी, कन्वर्सेशन की सूरत में नहीं, मैं अब आप वो बात करें, मतलब किसी तरह भी हो, अच्छा ओके, चलें नोट्सों की सूरत में, नोट्स जो लिखे। जैसे भी हो। हाँ, कोई एक आध बात जो आप उसमें, बहुत सी ऐसी बातें, मतलब ये इतने इस प्रोग्राम में तो नहीं हो सकते ना। मेरे ख्याल में आपका टाइम भी पूरा हो गया, और आपका ये 30 मिनट का प्रोग्राम 1.5 घंटे में तो नहीं आप कवर कर सकते ना। फिर आप वो अच्छी बातें काट देंगे और जो गलत बातें वो ले आएंगे, इसमें से कुछ नहीं कटेगा। तो इसको भी बंद कर देना। बहुत आपका शुक्रिया, आपके कीमती टाइम का बहुत शुक्रिया। आपने जो भी टॉपिक हमने छेड़ा उस पर आपको जो तारीख से आप बता सकते थे आपने बताया। तारीख बड़ी तल्ख है, इंशाल्लाह और भी बताएंगे आपको। शॉर्ट ब्रेक लेंगे जी, हमारे साथ रहिए। आप उन दिनों बड़ा खबरों में रहे, हमने भी आपका इंटरव्यू किया उन दिनों में, तो वो आप ब्रिजिंग करवा ना सके, कोई बात इनकी जमी ना दोबारा, कहाँ नाकामी हुई, क्या वजह नहीं, रही? कोशिश तो देखिए, हर शख्स जो ये समझता है ना कि मेरा कोई मुतबादल नहीं है, वो हमेशा गलती करता है। ये हमारी तारीख उठा के देख लें, जब बेनज़ीर ने देखा कि मैं आ गई हूँ और अब नवाज़ शरीफ नहीं है, तो मेरा मुतबादल नहीं है, तो फिर नवाज़ शरीफ आ गया। और फिर नवाज़ शरीफ ने जब समझा कि मेरा कोई मुतबादल नहीं है, तो फिर ग़ुलाम इसाक़ खान, जो मैं सोच भी नहीं सकता था कभी कि पीपल्स पार्टी के साथ और जरदारी के साथ हाथ मिलाएंगे, उन्होंने जरदारी को उठाकर अपनी काबीना का हिस्सा बना लिया इंटरम में। क्या वजह थी कि मेरा मुतबादल कोई नहीं है, मैं प्रेसिडेंट से भी लड़ूंगा, मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी लड़ूंगा, और मैं अवाम को भी डिलीवर नहीं करूंगा, तो मैं कोई बादशाह सलामत तो नहीं है। यहाँ तो जमहूरियत है इस मुल्क के अंदर, जितनी भी है तो जमहूरियत। तो वहाँ पे जाके गलती हो जाती है। और वो ज़माना था जब खान साहब, मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त भी करता था और वो मेरी भी बहुत इज़्ज़त करते थे, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी थी, और मैंने कोशिश भी की कि इख्तिलाफ़ात जो हैं वो बेहतर हो जाएं। तो उन्होंने भी यही समझा था, यार नवाज़ शरीफ तो बेनज़ीर है कोई नहीं, पीपल पार्टी है बेनज़ीर। मिले फिर उन दिनों कुछ आपने? मैं उस वक्त मैं जाके मिला, दोनों तरफ मिलते रहे, बाजू साहब के पास जाते रहे। 5 मार्च को मैं मिला उनको, मैंने बताया जिस तरह मैंने सितंबर 1999 को नवाज़ शरीफ को बताया था कि तुम्हारे मामला ख़राब हो रहे हैं, खुदा के लिए ठीक कर लो। वो कहते हैं, छो वजारत दसो केड़ी लैनी है तुसी, तो पहले 99 वाली बात मैं आप ही संभाल लूँगा। नहीं छोड़े ना, बस उसको बाद में बातें। ये तो पूरा एक प्रोग्राम आपका करने वाली बात है, लेकिन अगर उसको डिनाई तो नहीं करेंगे कि मैं गिलगित जब हम गए थे इकट्ठे, तो मैंने उनको बहुत समझाया था कि आपके और जो है वो फ़ौज के दरमियान एक खला पैदा होगी, इसको ब्रिज करें आप, ये अच्छी बात नहीं है। शख्सियत के साथ लड़ाई नहीं होती, यहाँ इंस्टीट्यूशन के साथ लड़ाई होती है। यू आर नॉट टेकिंग ऑन अ पर्सन ऑफ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, यू आर टेकिंग ऑन द इंस्टीट्यूशन एज ए होल। तो ये ना करें। इधर मैंने खान साहब को भी बताया, मैं कहा ये इख्तिलाफात आपने दूर कर ली। नवाज़ शरीफ कहते हैं मुझे मुशर्रफ ने कभी लूप में नहीं लिया, कारगिल वगैरह का भी, और मेरा देखें वो तारीख का हिस्सा ना, मैं तो नहीं कहता कि लिया कि नहीं लिया, लेकिन ये भी मुझे पता है कि नफल भी पढ़े थे किसी ने जाके कि यार बड़ा अच्छा हो रहा है जो हो रहा है। बाद में अगर किसी ने कान में जाकर कह दिया ये तो जी गड़बड़ हो रही है, या वाजपेयी का कॉल आ गई, या किसी की टेलीफोन आ गया, नवाफिल वाली बात नहीं पहले रिकॉर्ड पे। हाँ, ये जब ISI में पहली मीटिंग हुई थी तो उसके बाद ऐसे ही हुआ। नवाज शरीफ साहब ने नफल पढ़े थे?
और मैंने पढ़ने थे, मुझे तो बुलाया ही नहीं था उन्होंने वहाँ। नहीं, आप किसी ने तो पढ़े थे ना नफल। चले छोड़े इस बात को, आगे चलते हैं। खुश थे कि कारगिल पे हाँ, चढ़ खुश दौड़ी है थे, फौजें? शुरू में बहुत खुश थे, पूरा पाकिस्तान खुश था यार, कश्मीर का मसला था। अच्छा, नवाज शरीफ को यूँ नहीं फिर लूप में थे, आप कह रहे हैं? क्या लूप में थे, उन्हें पता था? हाँ, पूछ के बिल्कुल सारा लूप में थे, बिल्कुल लूप में थे। पूरी ब्रीफिंग हुई थी, जनरल मजीद मलिक गए थे, ये गए थे, सईद मेहदी साहब थे। बाद में कहीं किसी ने, वाजपेयी ने टेलीफोन किया होगा या बाहर से कोई कॉल आई होगी, मुझे नहीं पता क्या हुआ, जब इनको ये ठनी कि यार ये तो काम ठीक नहीं है, इसको बेहतर करना चाहिए। यानी बेहतर क्या करना चाहिए कि विड्रॉ करना चाहिए हमें। तो मुशर्रफ ने फिर कू ठीक किया, क्या देखिए, मार्शल लगा दिया। कू के तो और बहुत से वजूहात थी ना। वो तो मतलब उसको छोड़ें, ये तो बहुत लंबा किस्सा आप छेड़ने लगे अभी इस वक्त। मतलब कू ठीक किया या नहीं किया वो तो मैं नहीं कहता, वो तो पाकिस्तान के लोगों को पता है कि क्या ठीक हुआ कि नहीं हुआ। नहीं मतलब वो फिर इक़्तिदार चला गया इनसे और फिर एग्जाइल पे भी लाजिमी चले बात गए। है, फिर एग्जाइल चला गया, फिर एग्जाइल काटनी पड़ी। मतलब वही तो फिर इस तरह तो होता है इस तरह की बातों में। बड़ा तारीख बड़ी संगीन है, सख्त तारीख। तारीख संगीन है, हम इस तारीख से गुजरे हैं। कुछ सीखना चाहिए इंसान को तारीख से, बजाय इसके कि हर दफ़ा एक नया एक्सपेरिमेंट करें। ट्राई टू लर्न समथिंग। अब ज़ाती तौर पे आपका इतना वसी तजर्बा भी है, आप समझते हैं कि नवाज शरीफ चाहते तो 99 से बच सकते थे? उन दिनों बचत हो सकती थी? बिल्कुल बचत हो सकती थी, मैंने इनको बताया भी था। मैंने सितंबर 5 को 55 मिनट गिलगित से लेके इस्लामाबाद के एयरपोर्ट तक मैं और वो अकेले कॉकपिट में जहाज़ के बैठे हुए थे C-130 के, और मैंने उन्हें बताया था कि अपने मामलात को ठीक कर लें, आपके हालात ठीक नहीं है। और मैंने फिर उनको तारीख़ सुनाई, मैंने उनको जनरल ज़िया-उल-हक शहीद का किस्सा सुनाया कि भुट्टो ने उनको कैसे अपॉइंट किया था। 6-7 थे उनके ऊपर जनरल जो बन सकते थे, उनसे जूनियर को बनाया। और उसके बाद क्या हुआ कि इंस्टीट्यूशन था या घर था, उनके पास 2 चॉइसेस थी, या वो रिज़ाइन कर देते या वो टेक ओवर करते। मुल्क के हालात ये थे, 3 शहरों में मार्शल लॉ लग चुका था, सिविल वॉर एक किस्म की होने लगी थी। तो फिर ही हैड टू डू दैट, या वो किसी और जर्नल को कहते ले तू टेक ओवर कर ले, मैं नहीं कर सकता, मैं ज़रा डरपोक हूँ, मैं घर चला जाता आप हूँ। कह रहे हैं होना टेक ओवर ही था, हैं? वो ना करते कोई और कर लेता? नहीं, लाज़मी बात है, जब हालात इस किस्म के पहुँचेंगे, सिविल वॉर लगी हो, 3 शहरों में मार्शल लॉ, और ब्रिगेडियर 3 रिज़ाइन कर दें, तो वो कहे जी हमने गोली नहीं चलानी है वहाँ पे, और आप कहें जी गोली चलाओ अगर ये लाइन क्रॉस करते हैं, तो 3 ब्रिगेडियर्स का रिज़ाइन करना, पूरी फौज डिमोरलाइज हो जाती है। तो आपके पास क्या चॉइस होती है फिर? ये तो जवाज़ भी हो गया इस तरह। नहीं, जवाब नज़र आ रहा था, हर मस्जिद से, हर मेंबर से लोग निकल रहे थे, FSF वाले लोगों को कत्ल करवा रहे थे, ये जो फेडरल सिक्योरिटी फोर्स बनाई हुई थी, और जूते लेके मस्जिदों में घुस रहे थे। नहीं, वो तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट को उठा के बाहर लेजिटिमेट गवर्नमेंट शुड ट्राई टू लेजिटिमाइज देयर रूल। उनका अदालती मर्डर भी वो कह रहे हो हैं गया। तो प्राइम मिनिस्टर का हक है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को निकाल दे, प्राइम मिनिस्टर का हक है, जो जिसको लगा दे वो DGISI को लगाए, लेकिन एक दूसरे को टेक ऑन करके तो नहीं चल सकते ना आप। इसीलिए मैं ये चार्टर ऑफ पाकिस्तान की जो बात कर रहा हूँ कि तमाम स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पे बैठाया। ये कैसे पॉसिबल है फिर? क्या क्या किया जाए? बहुत अच्छा पॉसिबल है। जब APC स्कूल पे, APS स्कूल पे मुझे एक बात हमला हुआ था, सारे बैठे थे। एक बात समझाइए प्लीज़। मैं बाकी जेन्युइन तालिब इल्म के तौर पे, आपका क्योंकि तजर्बा भी है, डीप रूटेड हैं आप, पूरा पाकिस्तान आप पे इस वक्त नज़रें जमाए बैठा है, आप जो इनिशिएटिव ले रहे हैं, जिस तरह चल रहे हैं। जनरल ज़िया साहब ने टेक ओवर किया तो वो भी आप कह रहे हैं भुट्टो साहब की गलती है, मुशर्रफ साहब ने टेक ओवर किया तो नवाज शरीफ की गलती है। किसी डिक्टेटर की आप उसको ना गलत कह रहे हैं, ना उसकी गलती को कहीं कंसीडर कर रहे हैं। बात ये मैं नहीं कर रहा, बात ये कर रहा हूँ कि हालात उस नैज पर क्यों आते हैं जब आप एक दूसरे को टेक ओवर करते हैं, और या आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि अब मैं जो कर लूँ मुझे कोई नहीं छेड़ सकता। मतलब अब मैं आप उस तारीख में जाऊँ कि कैसे इलेक्शंस हुए थे, कितनी धांधली करवाई गई थी, नज़ीर शहीद से लेकर और रफ़ीक, ख्वाजा रफ़ीक से लेकर, और अहमद रज़ा कसूरी के वालिद, और 26 लोग थे जिनको FSF ने कत्ल करवाया। हमारा MNA जो था, कसूरी को मरवाने के चक्कर में मोहम्मद अली पर हमला करवा दिया, एक्टर पे। कसूरी को मरवाने के चक्कर में वो इकबाल साहब थे, उसकी तरह का कद था, पार्लियामेंट से जा रहे थे, FSF की जीप उस पर चढ़ा के उसको कत्ल करवा दिया। तो ये तो लोगों को तारीख पता ही नहीं, हमारे हाफ़ज़े बड़े कमज़ोर हैं। आप देखें उठा के कितने कत्ल हुए थे उन दिनों में। तो जब उस नहज पे आप पहुँचें, और फिर जब लोगों पे आप समझें कि ये फ़ौज मेरी घर की जो है बांधी है, और आप उसको कहें जनाब के हुन ला दो। और भुट्टो साहब को जनरल साहब ज़िया-उल-हक ने जाके बताया था कि आप 3 शहरों में मार्शल लॉ लगा रहे हैं, इट विल हैव टू बी एक्सटेंडेड टू द एंटायर कंट्री, द टाइम विल कम।
सो प्लीज़ डोंट डू दैट, नेगोशिएट विद देम, सेटल विद देम। और ये बिल्कुल झूठ है कि जी 5 जुलाई से पहले रात को मुआहदा हो गया था तो फलाने की किताब आ गई, फलाने की किताब होगी। और लाइन कट की में जो बातें लिखी हैं वो गलत है? नहीं, सब गलत है, कोई मुआहदा नहीं हुआ था, सब झूठ है। अब मैं उस पर जाना नहीं चाहता। जनरल साहब भी सियासत के मालिक रहे, अपना हुक्मरान हुक्मरानी चलाते रहे वो भी। 11 साल तो कोई तकलीफ नहीं हुई, इकॉनमी ठीक चल रही थी, जहाज शुरू हो गया था, अमेरिका भी आ गया जहाज, अमेरिका आया 2 साल के बाद, लेकिन शुरू हो गया जहाज, शुरू हो गया जहाज शुरू हो गया था। अमेरिका 2 साल के बाद आया, पाकिस्तान था या कुछ इस्लामी ममालिक थे साथ। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट दैट ही हैड टू स्टे बिकॉज ऑफ द अफगान जिहाद। या वो ये फैसला कर लेते या फिर वो पाकिस्तान को खैर बात कहते हैं, दोनों में से एक चीज़ होनी थी ना। ये तो अब आपकी सोच अपनी है, मेरी अपनी है। मैं समझता हूँ कि अगर उस वक्त वो बंद ना बांधते तो रूस आज ग्वादर पे बैठा होता। आप कहेंगे नहीं जी है तो उन्होंने करना ही नहीं थी, उन्होंने बैठना ही अफगानिस्तान में था। मतलब हमारी अब की पॉलिसीज़ देखें, उस वक्त की पॉलिसीज़ देखें। हर मोर्चे में जनरल साहब की तस्वीर लगी थी, हर घर में जनरल साहब की तस्वीर आज भी लगी हुई है, उस वक्त हर मोर्चे में लगी हुई थी। अब मैं उसकी तफसील में नहीं जाता क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा। और आज वही अफगानिस्तान जिसके लिए हमने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, आज वो फिर हमारे साथ, हमारे दोनों बॉर्डर आज सेफ़ नहीं है। कभी हम सोचते थे कि हमारे ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर ख़तरा है, वहाँ पे हमने 3 जंगें लड़ी, शहादतें हुई 48 में, 65 में, 71 में, जब मुल्क 2 लाख हो गया। कभी किसी ने सोचा था कि हमारे वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर भी इतना ख़तरा होगा कि वहाँ से दुश्मन आके 80,000 लोग शहीद हो जाएंगे और धमाके होंगे और फ़ौज सारी हमारी इस बॉर्डर को एंगेज करेगी? कभी कोई सोच ही नहीं सकता। नहीं तो वो फिर अफ़गान जहाद भी वो सारा आपने बताया अभी, हिस्टोरिकली भी साबित किया कि वो भी सारा ठीक था, उसी तरह ही होना था। फिर तारीख का धारा इसी समत में जाना था। तो उसमें तो मतलब चॉइस थी, तो सारी दुनिया ने देखा क्या हुआ। बाद में उसको संभाल लेते, अगर 88 में जनरल साहब तो चले गए थे, अगर इसको संभाल लिया जाता और ऐसे डिबेकल नहीं होते जैसे हुए थे, तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान का एक अच्छा ताल्लुक़ होना चाहिए। आज भी मैं समझता हूँ अफ़गानिस्तान के साथ एक अच्छा ताल्लुक़। यहाँ मैं और इसी क्लैरिटी से आप वाइंड अप करें एक आध फिक्र और कह के कि हम अमेरिका की साथ मिल के रशिया को तहत करने के लिए एक जंग लड़ते हैं। कोई नहीं, अमेरिका का कोई रोल ही नहीं था। मुझे देखें 2 चीज़ें आप बता दें, 2 साल तो अमेरिका आई नहीं था। 303 की बंदूकें उनको जा रही थी जिनसे वो लड़ रहे थे, ठीक है ना। सिर्फ इतना बता दें कि अगर ये अमेरिका की जंग थी, एक अमेरिकी फ़ौजी ने अपने कदम जो है पाकिस्तान की सरजमीन पर रखा, जैसे कि अब अफ़गानिस्तान में आए थे। ज़रूरत नहीं थी, मैं ज़रूरत का मैं बताता हूँ। एक पाकिस्तानी फ़ौजी शहीद हुआ उसमें, एक बता दें कि ये फ़लाना जो है वो शहीद हुआ, अफ़गानिस्तान में जाके लड़ा। दिस वाज अ स्ट्रेटजी। उनको वहीं एंगेज करके प्रॉक्सी लड़ी गई। प्रॉक्सी कैसे लड़ी गई? सारी सपोर्ट तो सपोर्ट तो होती है, सपोर्ट तो होती है। जब आप खड़े हैं बीच में तो सपोर्ट तो देनी होती है। आपने अपने मुल्क को जब बचाना है सपोर्ट तो देनी है। वो कोई राज, लेकिन आप देखें ना, उस तरफ जहाद हो रहा था, वहाँ जॉर्ज बुश खड़ा होके वाइस प्रेसिडेंट बंदूक उठा के अफगानिस्तान की तरफ कर रहा था। लोग लंडी कोतले में बैठ के कढ़ाई गोश्त खा रहे थे, किसी को पता नहीं था कि जहाद लगा हुआ कि नहीं। पाकिस्तान वॉज स्टेबल, पाकिस्तान की इकॉनमी वॉज थ्राइविंग। सबसे ज़्यादा अच्छा GDP 11 साल जनरल ज़िया की हुकूमत में रहा, महंगाई सबसे कम रही, बेरोज़गारी सबसे कम रही, लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहा। 1-2 धमाके इंडिया ने करवाए, टिट फॉर टैट हुआ, उसके बाद तौबा कर ली उन्होंने भी आगे हाथ जोड़ के। लेकिन वो जमहूरी जड़ें फिर ना बन सकी। जमहूरी जड़ें तो बनी, मैं समझता लोकल बॉडीज़ के जो जड़ें तो वहीं से शुरू होती हैं। यहाँ तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ आती हैं, इलेक्शंस करवाती हैं, माल बनाती हैं, नालियाँ बनवाती हैं, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस नहीं करवाते। मैंने बन के जाके अपनी नालियाँ और वो टफ टाइलें लगवा रहा होता हूँ जाके, जो लोकल बॉडीज़ का काम है। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने करवाए मुझे बताया लोकल बॉडीज़ इलेक्शन सही तरीके से। शॉर्ट ब्रेक लेंगे जी, हमारे साथ रहिए। तो ये आप मंजरनामे पे यकदम आके तो छा गए हैं, ये क्या चक्कर चला है जी? बहुत अरसे से कोशिश कर रहे थे, दोस्तों से बातें हो रही थी और थोड़ा लेट हो गए हम। बहुत 1 माह पहले हमें कोशिश थी कि हम इसका आगाज़ कर दें। और क्योंकि दोस्त जो थे वो सारे फैले हुए थे पूरे पंजाब में और कुछ KPK में थे जिन्होंने इलेक्शन लड़ना था, लेकिन उनको कोई जगह नहीं मिल रही थी बैठने के लिए। और
बड़ी जमातों के अंदर गुंजाइश नहीं थी, और इस वजह से फिर हमने सोचा कि एक ऐसी छतरी बनाई जाए जिसमें एक नज़रिए को बीच में डालकर हम, शजरे सायादार कहें, बल्कि हाँ सायादार भी कह सकते हैं उसको, सायादार कहना चाहें आप, सायादार कह लें आप। तो खाद किसने डाली है? ये इतना खाद तनावर दरख्त कैसे बन गया ये? खाद इसमें पाकिस्तान की अवाम डालेगी इंशाल्लाह, और जिसने अवाम की खाद डलवाई है वही कामयाब हुआ है हमेशा। तो कोशिश है हमारी कि देखें ये आने वाला इलेक्शन जो है ना बड़ा एक अहम इलेक्शन है पाकिस्तान की तारीख का। इसमें बड़ी बड़ी पोलराइजेशन है मुल्क के अंदर, और कोई ये कोशिश नहीं कर रहा कि ये जो फासले क्रिएट हो रहे हैं, ये जो पोलराइजेशन हो रही है, इसको ख़त्म कैसे करना है। ये काम था बड़ी जमातों का। हम तो छोटी जमातें हैं, हम महदूद हैं अपने डिस्ट्रिक्ट तक, या अपने सूबे में चलें 2-4 जगह और हो गया, या कहीं एक आधी जगह से अब हमारे दोस्त हैं। इस वक्त हमारे पास 15 से 20 जो है ना वो इलेक्टेबल हैं, जो कि वज़रा भी रह चुके हैं, जो कि अहम ओहदों पर रह चुके हैं, MNA रह चुके हैं, MPA रह चुके हैं, जो चाह रहे थे कि इलेक्शन लड़ें, लेकिन उनकी किसी की ख्वाहिश के मुताबिक ना लड़ें, हम अपने पैरों पे खड़े होकर लड़ें। तो उनको हमने अपने साथ मिलाया। साथ मेरा ये हमेशा से ये रहा है कि पाकिस्तानी एक नज़रियाती मुल्क है, इसकी नज़रियाती डगर को हमने खो दिया। तमाम जमातें जो कि नज़रियाती जमातें थीं, चाहे वो सोशलिस्ट थीं, चाहे वो रिलीजियस थीं, चाहे वो लेफ्टिस्ट थीं, चाहे वो राइटिस्ट थीं, कम से कम एक नज़रिया होता था। ये चार्टर और डेमोक्रेसी ने इस मुल्क के साथ इतना बड़ा जुल्म किया है कि नॉर्थ और साउथ पोल जब इकट्ठे हुए और बहुत अच्छे इश्यूज़ के ऊपर इकट्ठे हुए कि हम जनाब सियासत करेंगे, हम जमहूरियत के लिए लड़ेंगे, हम किसी से बात नहीं करेंगे। इन्होंने पब्लिक बड़ी शायद खुश हुई उस वक्त कि यार चलो ये दोनों जमातें जो बारियां ले रही हैं कम से कम एक एजेंडे पे तो इकट्ठी हो रही हैं, लेकिन अभी उसकी स्याही नहीं सूखी थी। तो उसमें से एक पार्टी ने उठ के तो वही काम शुरू कर दिया जिसमें जो उनका मेन टॉपिक था कि हमने किसी के साथ हाथ नहीं मिलाना, हमने अपनी सियासत करनी है। तो वहीं के वहीं पहुंच गए वापस। अबू धाबी में मीटिंग शुरू हो गई, अमेरिका भी इन्वॉल्व हो गया पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में। पहले बिहाइंड द सीन तो होता था, 2006 के बाद इस मुल्क में नज़रियाती सियासत जो है वो दफन हो गई थी और मफादात की सियासत शुरू हो गई थी। और फिर 16 माह, मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये समझाएं कि जब 16 जमातें इकट्ठी हुई हों, जिनका नज़रिया एक नहीं है, जिनका मिशन एक नहीं है, जिनकी सोच एक नहीं है, जिनकी मंजिल एक नहीं है, जिनके मकसद एक नहीं है, वो सारे इकट्ठे हो जाएं कि एक ही उस पर। आप बैठे हुए एक दूसरे की तारीफ़ें कर रहे हैं, और जैसे ही इलेक्शंस में गए तो एक दूसरे को इस हद तक गालियाँ देनी शुरू कर दी कि मैं समझता हूँ कि एक तहज़ीब के दायरे में रहते हुए वो नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं एक दूसरे की। नवाज शरीफ से नहीं मुलाकात आपकी हुई? मुलाकात जब से वो लंदन गए थे उसके बाद से मुलाकात हुई। मैं बीच में 2-3 मरतबा लंदन गया था, लेकिन ना उन्होंने ख्वाहिश का इज़हार किया, ना मुझे ऐसा लगा कि मैं जाकर उनसे मिलूँ। 5 साल पिछले जो थे ये धरने के दौरान भी मैं उनके साथ खड़ा हुआ था। हमारी अपनी जमात का मैं मेंबर था 2013 से 2018 तक, तो मैं साथ खड़ा हुआ था। इस हद तक साथ खड़ा हुआ था कि हर कमेटी में मैं होता था, हर मीटिंग में मैं होता था। धरने के दौरान जितनी कमेटियां बनी ताहिरुल कादरी से बात करने के लिए या खान साहब से, उनमें से मतलब एक कमेटी में मैं हुआ करता था। और ये हम तय करके, अच्छा फिर सेनेट के इलेक्शंस आए तो उन्होंने वोट मांगे, ख्वाहिशात के बग़ैर हमने इनको अपने किसी डिमांड के बगैर इनको अपने वोट दिए। सेनेट के 3 हमारी नशिस्तें थीं, पंजाब में एक मेरी नशिस्त थी मरकज़ में, तो हमने हमारे वोटों पे इन्होंने अपना सेंटर बनाया। जब फर्स्ट प्रेफरेंस पे हमने दिए 3 वोट, तब इनका सेंटर बना, वरना नहीं बनना था। तो उस वक़्त ये कह रहे थे कि हम मिलकर अगला इलेक्शन लड़ेंगे। ये इन्होंने मुझे 2013 में भी कहा था, और 13 में भी मेरे ख़िलाफ़ आखिरी मोमेंट पे कैंडिडेट इन्होंने दिया, तो अल्लाह ने हमें जिता दिया उस वक्त। और फिर 18 में भी इन्होंने ये किया कि 5 साल तक जब हमारी ज़रूरत थी, सुबह 7 शाम 7, सुबह 7 शाम 7, मेरा इनसे कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, क्योंकि हमारी फैमिलियाँ भी इकट्ठी रह चुकी हैं, हमारे ताल्लुकात भी बहुत गहरे रह चुके हैं, और मैं उनके लिए भी हमेशा दुआ गो रहा हूँ। जब बीमार थे तो मैं दुआ करता था कि अल्लाह ताला इनको सेहत और तंदुरुस्ती दे। तो लेकिन देखें, मैं बहुत मरतबा ये हुआ 99 में भी, से पहले भी, जब नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ एक साजिश शुरू हुई जहाँ पे पंजाब के अंदर, तो इन्होंने मुझे रब्ता किया। उस वक्त मैं, इन्होंने पहली दफ़ा वज़ीर नहीं बनाया था, मैं नहीं बना वज़ीर, 2.5 साल में वज़ीर नहीं बना। इन्होंने मुझे कोई 26 मरतबा
मैं लिखा हुआ है, इस दिन ये फ़लाने ने कहा, इस दिन फ़लाने ने कहा, इस दिन फ़लाने ने कहा, इन फ़लाँ ने भेजा, फ़लाँ ने कहा, फ़लाँ ने कहा। यहाँ तक कि इनके अल्लाह ताला बख्शे इनके वालिद के साथ भी मेरे छोटे भाई की अनवारुल्लाह की मीटिंग्स हुई थी इसी बारे में कि एजाज साहब को भी अकोमोडेट करना है, आपको भी करना है। लेकिन ये मीटिंग्स उस वक्त थी जब 12 अक्टूबर आने वाला था, यानी उससे महीना पहले की बात है, ये सितंबर अक्टूबर की मैं बात कर रहा हूँ। तो हमारा ये काम था कि हम इनको बताएं कि यार हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक आप ये गलत कर रहे हैं, आप ये गलत कर रहे हैं। और जब इलेक्शंस अनाउंस होते हैं तो ये सब भूल जाते हैं यार कि धरने में ये कहाँ खड़ा हुआ था, उससे पहले ये कहाँ खड़ा हुआ था, हमने सियासत कैसे शुरू की थी, किसने अपनी उम्र मुझे लगाई थी, उस वक्त लाकर ये कैंडिडेट दे देते हैं। और फिर 6 सीटें थी पंजाब के अंदर। मैं आपको ये आज मतलब इंकशाफ करना चाह रहा हूँ क्योंकि ये मैं जज्बाती थोड़ा सा हो जाता हूँ इस बात पे। शहबाज शरीफ साहब ने 6 सीटों पे पंजाब में जाके जलसे किए, उनमें से एक मेरी थी, दोनों इलेक्शंस के अंदर। सोच सकते हैं कभी? हाँ। और लेकिन वहाँ इनके साथ फिर उनको मज़ा भी नहीं आया, मेरे हक़ में बोल कर आए, मेरे ख़िलाफ़ नहीं बोले वहाँ। मैं इस बात में उनकी तारीफ़ करता हूँ। उन्होंने कहा एजाज साहब जैसे भी हमारे भाई हैं, लेकिन मैं उनके ख़िलाफ़ आया हूँ यहाँ इलेक्शन लड़ने के लिए, मतलब सपोर्ट करने के लिए उनको। और चारों तरफ जो लोगों ने बैनर लगाए हुए थे कि कभी हम में तुम में भी प्यार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, तो ये हालात है। धरने में आपने क्या इनकी गवर्नमेंट को बचाने के लिए क्या रोल प्ले किया था, कुछ याद ताज़ा करें। नहीं, धरने में देखें ना, हम जिस दिन प्राइम मिनिस्टर हाउस पे हमला हुआ, मैं नवाज शरीफ के साथ बैठा हुआ था, एतजाज़ एहसन साथ बैठा हुआ था। इतना हमने किया कि जिस जमात के साथ हमारा नज़रियाती इख्तलाफ था, मैं उनके साथ, मेरा कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं है पीपल्स पार्टी के साथ, क्योंकि उस धरने की वजह से वो भी नवाज शरीफ के साथ थे और मीटिंग्स कर रहे थे। तो मैं जब उनके घर में कोई मीटिंग होती थी तो मैं बेसिक कमेटी मेंबर, मैं उनके घरों में भी गया हूँ मीटिंग करने के लिए। किस लिए? कि नवाज शरीफ साहब को बचा लिया जाए किसी तरीके से। फिर इनका जो हमने साथ दिया, 4 मरतबा मैं जेल गया। 90 से जब 93 के बाद जो सियासत शुरू हुई, 96 तक जब अपोजिशन में थे हम, तो मैं, शेख रशीद और सारी पिंडी की क़यादत जो है वो 4 मरतबा हम जेल गए, कभी 19 दिन, कभी 24 दिन, कभी थाने में 3 दिन बंद हैं, कभी कहीं। तो किस लिए था? अगर मैंने वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए करना होता तो 1988 के बाद तो मेरे पास मौका था, जब नवाज शरीफ साहब आए मेरी वालदा के पास कि जी मैं नहीं आगे जा सकता, एजाज़ुल हक़ साहब या आप आगे आएँ। तो मेरी वालदा ने कहा यार तुम मेरे बच्चों की तरह हो, तुम बड़े हो, तुम आगे लगो, ये तुम्हारे साथ चलेंगे। तो उस वक्त भी हम पीछे रहे। तो वो इत्मीद की फ़ज़ा जब बहाल ना हो सके तो सियासत इंसान किस लिए करता है? हम तो कोई मुफाद की सियासत करते नहीं। अगर हमने मुफाद की सियासत करनी होती तो आज मैं भी कहीं एग्ज़ाइल में बैठा होता या किसी महल में सऊदी अरेबिया में रह रहा होता। मुझे भी किंग फ़हद ने बुला कर कहा था मेरे वालिद की शहादत के बाद कि एजाज़ुल हक़ साहब अगर आप और आपकी फ़ैमिली हमारे पास आना चाहें, क्योंकि वहाँ पे जो हुकूमत आई है आपकी मुखालिफ हुकूमत है, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू कम टू सऊदी अरेबिया। मैं कहा जी उन दिनों इस्टेब्लिशमेंट, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को धरनों के दौरान नवाज शरीफ से क्या प्रॉब्लम था? कुछ ऐसी बात जो आप शेयर कर मुझे सकें? नहीं पता कि नवाज शरीफ से उनको क्या प्रॉब्लम था। ये मुझे पता था कि मुझे कई लोगों ने इनडायरेक्टली कहा था। मैं इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं कर रहा, अपने दोस्तों ने, जो हो सकता है इस्टेब्लिशमेंट में हो भी ना हो या पुराना उनका ताल्लुक हो, कि यू आर ऑन दी अदर साइड ऑफ द डिवाइड, कि आप दूसरी तरफ खड़े हैं, जिस तरफ आपको खड़ा होना चाहिए, यानी जहाँ पे सपोर्ट है आप वहाँ नहीं खड़े। अच्छा। हाँ, मैंने कहा कि मैं गलत जगह नहीं खड़ा। कि आप तारुल कादरी साहब के साथ खड़े हो? नहीं, तारुल कादरी साहब के साथ खड़ा, इमरान खान साहब के साथ खड़े हूँ। मैं, तारुल कादरी साहब तो मेरे भाई हैं, हमारा साथ भी रहा है, इसीलिए मैं उनके जो कमेटी थी उनसे बातचीत करने की कुछ अर्सा उसमें मैं रहा, फिर मैंने खुद ही छोड़ दिया उसको। तो वो बेसिकली आप वो कह रहे थे कि आप तारीख के गलत तरफ चले गए हैं, तो आपको उस तरफ 2-3 दफ़ा पैगाम दिया, तो मैंने कहा नहीं, ऐसे ही कैजुअली मिलते हुए शादियों पे दोस्त मिल जाते हैं। तो धरनों में तो आपका बड़ा फिर रोल था, फिर बड़े आप बहुत बड़ा किरदार है। नवाज शरीफ को इस बात का इल्म है। बैठते थे, मुझे कहते थे जब एतजाज़ एहसन साहब की और चौधरी निसार साहब का झगड़ा हुआ, तो वो बिल्कुल ऐसा एक पार्लियामेंट के अंदर टर्निंग पॉइंट था कि अगर पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ का साथ छोड़ जाती तो ये फारिग थे उस वक्त। तो ये चांस बन भी गया। मैं बीच में था, जिसको सुबह बुलाया गया फजलुर रहमान साहब को, मुझे, और कहा हासिल बजिंचों को साथ लेकर आना। फ़ोन पे बात हुई तो मैं सुबह गया और हमने कोशिश की। नहीं, तो उन दिनों आसिफ जरदारी क्यों चाहते थे कि नवाज शरीफ बच जाएं? बाद में मीटिंग तय हुई थी, आपको याद है, जरदारी साहब की और नवाज शरीफ साहब की, तो वो मीटिंग नवाज शरीफ साहब ने कैंसिल कर दी थी और नहीं मिले थे। बहरहाल उस वक्त पूरी सपोर्ट थी। जब चौधरी निसार का और एतजाज़ एहसन का झगड़ा हुआ तो एतजाज़ एहसन को रोकने के लिए जिस दिन उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बहुत शोर किया,
सबको पता है जब उन्होंने कहा उधर ही थे हम सारे, पार्लियामेंट में थे। टू द ड्राई क्लीनर्स, हाँ हाँ, जब उन्होंने ये लफ्ज़ फिर इस्तेमाल मुझे किया घूर रहे था, हैं। उस दिन सुबह नवाज शरीफ साहब ने 2 मरतबा जरदारी साहब से बात की थी और 3 मरतबा उन्होंने खुर्शीद शाह साहब से बात की थी फ़ोन। खुर्शीद शाह साहब का बड़ा रोल था इसमें, बहुत ब्रिजिंग करवाने में। और एंड इज़ अ गुड, आई लाइक हिम। ये उन्हीं के घर में जब मीटिंग होती तो हम तीतर वीतर खाने कभी कभी चले जाते थे तीतर खाते रहे आप? उनके घर में। और तो भाई पे मुसीबत आई हुई है, आप तीतर खा रहे थे? नहीं तो वो जो कमेटी जो हमारी कमेटी थी तो हम उसमें बैठते थे ना। आपका पूरा हक है सर तीतर खाने का। अच्छा, तो वो फिर आपने डिफ्यूज़ मामला करवाने में बड़ी कोशिश की हमने। परवेज़ मुशर्रफ का ट्रायल भी वजह शायद बना हो उन दिनों, आपके साबिक बॉस जो हैं। नहीं वो तो धरने के बाद हुआ मेरे घर में, या उस वक्त उससे पहले हुआ, मुझे अब याद नहीं है। उससे पहले था ना? इतनी मुझे हिस्ट्री उससे पहले था, उससे पहले चल रहा था ना, वो चलना शुरू हो गया तो उसके बाद हालात। तो आपने वो इमरान खान साहब की उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के साथ बर्फ़ पिघलाने के लिए भी बड़ा। देखिए मैं 3.5 साल जो वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब थे, और उस वक्त मैंने उनसे मुलाकात नहीं की थी। और जो इलेक्शन हुआ था 2018 का, उस गलती भी ये थी कि हमें चाहिए था कि पीटीआई के कैंडिडेट को खड़ा रहने देते अपने ख़िलाफ़। कुछ थोड़ी बहुत और भी गलती गड़बड़ हमारी हो गई थी, लेकिन हमने उसको डिस्क्वालीफाई करवा दिया क्योंकि वो नैब का उस पर केस था, तो उसको हमने हाई कोर्ट से उसको डिस्क्वालीफाई करवा दिया। तो इन्होंने अपने एमपीए भी उठा लिया, हमारा एक हो गया। उस वक्त पीटीआई का हमारे हल्के में वोट बैंक बहुत कम था, अब वो बढ़ चुका है, कुछ ज़्यादा हो गया, पहले उस वक्त नहीं था। लेकिन उससे हम साथ लगे। लेकिन देखिए जब भी आप किसी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं और वज़ीर आज़म बन जाए तो इंसान की ख्वाहिश होती है कि मैं जाके मिलूँ। 3.5 साल मेरी कोई मुलाकात नहीं। मैं उस वक्त उनको मिलने के लिए गया जब मुझे पता लग गया था कि अब इनकी हुकूमत जो है ना फारग होने जा रही है। आपको कब और कैसे पता चला, क्या इतला आई? पता तो बहुत पहले लग गया था, लेकिन इनकी कोई परफॉर्मेंस इतनी काबिल दीद नहीं थी कि मैं कहता यार चलो इनू बचाओ ताकि मुल्क तक कोई बेहतरी हो जाए, क्योंकि वो भी ठीक ही चल रहा था मामला उनका। तो जब मुझे पता लगा तब भी मैं खामोश बैठा रहा, लेकिन जब मैंने ऑल्टरनेट देखा कि क्या आएगा, और मुझे पता था कि ये जब सारे इकट्ठे होकर आ जाएंगे तो इस मुल्क की ऐसी तैसी फिर जाएगी। यानी आपने खाका बनाया कि पीडीएम इकट्ठी फिर हो जाएगी, जो हुई भी। पता था, मैं आज भी बता दूं ये इकट्ठे बैठेंगे इलेक्शन के बाद। यानी जो पार्टी खड़ी होती है आखिर में जाके सीट एडजस्टमेंट तो वहीं हो रही ना। क्या वो सीट एडजस्टमेंट इस वक्त कोई नून लीग के साथ कर रहे हैं? मुझे बताएं आप, क्या उनका वोट बैंक है बाहर? क्या पब्लिक में पजीराई है? क्या इस वक्त मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं जाकर नून लीग से कहूँ कि मेरे साथ सीट एडजस्टमेंट करें? बिल्कुल नहीं है मेरी ख्वाहिश। अच्छा, फिर क्या हुआ? वो आप कॉन्फ्लिक्ट पे थे, इमरान खान वाला पता आपको चल गया? हाँ मुझे पता चल गया जब मैंने देखा कि ऑल्टरनेट जो है वो ऐसा आ रहा है कि ये बिल्कुल ही तबाही की तरफ हम जाएंगे। और मैंने ये सजेस्ट किया था, रेकमेंड किया था कि इलेक्शंस करवा दें जहाँ जहाँ मेरी पहुँच थी, कि बजाय इस तरीके से हटाकर दूसरों को लाने के आप इलेक्शंस करवा दें। अगर इलेक्शंस हो जाते तो जो पॉपुलैरिटी थी उस वक्त पीटीआई की, तो ये सारे जो इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ते थे उन्होंने जीत के भी आ जाना था। लेकिन इन्होंने आना था पिछले दरवाजे से। आपको बहुत थैंक यू सर। थैंक यू।